किसके पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश में गए हैं? उत्तर पीटर। लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? रोजगार की तलाश में, तबादला होने पर, प्राकृतिक आपदा के कारण। अहमद का गांव किस नदी के किनारे पर है? कोसी नदी। अहमद के माता पिता कहाँ काम करते हैं? ईंट भट्टे पर। सतनाम के पापा कहाँ काम करते थे? एक फैक्ट्री में। कंचन के परिवार को रहने के लिए नई जगह क्यों तलाशनी पड़ेगी? सड़क को चौड़ा करने के लिए उनकी झुग्गियों को हटा दिया गया है। ईंट भट्टों पर ईंट पथाई का काम किस मौसम में नहीं किया जाता? बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में ईंट जो नई ईंटें होती है, कच्ची ईंटें, वो खराब हो जाती हैं, इसलिए बरसात के मौसम में ईंट पथाई का काम नहीं होता। 8वां प्रश्न है, अहमद बड़ा होकर क्या करना चाहता है? उत्तर है गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता है, ताकि लोगों को रोजगार के लिए शहर न आना पड़े, गांव छोड़कर शहर में ना आना पड़े। प्रश्न नंबर 9, गाड़िया लुहार कैसे रहते हैं? एक प्रकार की बैलगाड़ी को अपना घर बनाकर। एक प्रकार की जो बैलगाड़ी होती है लंबी सी, उसी को वो अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। प्रश्न नंबर 10, गाड़िया लुहार कौन कौन सी चीजें बनाकर बेचते हैं? आपने देखा होगा गाड़िया लुहार तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरांत, झरना, लोहे की इस तरह की चीजें जो हमारे घरों में काम आती हैं, इस तरह की वस्तुएं बनाकर बेचते हैं। प्रश्न नंबर 11, गाड़िया लुहार जैसे समुदाय को क्या कहा जाता है? यानी कि जिस तरीके से गाड़िया लुहार रहते हैं, कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर, तो इन्हें जो है घुमंतू समुदाय के नाम से जाना जाता है। घुमंतू समुदाय। प्रश्न नंबर 12, नंदिनी कौन सी भाषा बोल व समझ सकती है? तमिल, हिंदी और मराठी, क्योंकि इसके पिताजी जो है सेना में है। नेक्स्ट पर्सन है, नंदिनी के पिता क्या काम करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सेना में है तो इसको बहुत सारी भाषाएं भी सीखने का मौका मिलता है, जगह जगह ट्रांसफर होती है। तो नंदिनी के पिता क्या काम करते हैं? सेना में। प्रश्न 13, हरियाणा में वैकल्पिक आवासीय योजना का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है आसियाना। प्रश्न नंबर 14 में योगाभ्यास से क्या फायदा होता है? शरीर चुस्त रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्रश्न 15, खो खो के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर है 9। प्रश्न 16, चित्र में दिखाए गए आसन का नाम बताएं। मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट क्या है? तो मार्शल आर्ट एक तरह का बिना हथियार का अपनी रक्षा करने को मार्शल आर्ट बोलते हैं, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना। जूडो में किस बात पर बल दिया जाता है? जूडो में किस बात पर बल दिया जाता है? बचाव पर। कुंग-फू और ताइक्वांडो में बचाव और आक्रमण में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? कुंग-फू में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है। मणिपुर में कौन सी मार्शल आर्ट है? थंगटा। केरल की मार्शल आर्ट का नाम बताएं। कल्लारी पायटू। और मर्दानी खेल किस राज्य की मार्शल आर्ट है? महाराष्ट्र। कौन से खेल में खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलापन और दमखम का प्रदर्शन करता है? यह है जिम्नास्टिक। प्राचीन समय में कुश्ती को किस नाम से जाना जाता था? मल्लयुद्ध या दंगल। विश्व स्तर पर खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का क्या नाम है? ओलंपिक खेल, जैसा कि अभी चले हुए हैं जापान में।
तो ये सबसे बड़ी जो खेलों की प्रतियोगिता है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 साल बाद। हर 4 साल बाद जो है ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं अलग अलग देशों में। सबसे पहले ओलंपिक खेल किस देश में शुरू हुए? तो ये सबसे पहले यूनान में शुरू हुए। उत्तर है यूनान में। सबसे पहले ओलंपिक खेल कब और कहां हुए? तो सबसे पहला जो ओलंपिक खेल है, आयोजन है, वो 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी जो खेल है हमारा राष्ट्रीय खेल, उसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, जो कि बहुत बड़ा जो है नंबर है और हमें हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महिला कुश्ती को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? महिला कुश्ती को पहली बार, इससे पहले यानी कि महिला कुश्ती को उसमें शामिल नहीं थी। सन 2012 में महिला कुश्ती को शामिल किया गया। गीता फोगाट और उसकी बहन कौन सा खेल खेलती है? गीता फोगाट और उसकी बहन, जो उसकी बहनें हैं, वो कौन सा खेल खेलती हैं? कुश्ती। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग में। खुले मैदान में खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखें। खुले मैदान में जैसे खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और गोल्फ, ये जो है खुले और बड़े मैदानों में खेले जाते हैं। प्रश्न 34 है, व्यक्तिगत रूप से खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखो, यानी कि जिसमें अकेला व्यक्ति ही भाग लेता है, जैसे शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, शूटिंग, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, तैराकी, बॉक्सिंग। तो ये कुछ गेम है जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। टीम में खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम लिखें। टीम में जिसमें टीम होती है, यानी कि अकेला व्यक्ति नहीं खेलता, तो उसमें है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, और भी कई नाम हो सकते हैं। आप कमेंट में इनको आप लिखें, अगर आपको कुछ और इनके अलावा नाम याद हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक खेल के प्रतीक में कितने छल्ले हैं? तो आंसर है 5। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। उस खेल का नाम बताएं जिसमें चौके और छक्के लगते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप सबको पता है, ये चौके और छक्के क्रिकेट में लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये उचित मिलान करना है आपने। क और ख 2 ये पार्ट है, आपने उचित मिलान करना है। जैसे बचाव, अब बचाव इनमें से देखिए थंगटा, जूडो, जिम्नास्टिक, कुंफू, कलारीपायटू, मर्दानी खेल। तो बचाव जो है जूडो में बचाव पर बल दिया जाता है। महाराष्ट्र का इनसे संबंध इनमें से किसके साथ हो सकता है? मर्दानी खेल जो है महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। केरल का क्या है? केरल का मार्शल आर्ट है कलारीपायटू। आक्रमण जो है कुंफू में आक्रमण पर जोर दिया जाता है, कुंफू। तो हम कुंफू को आक्रमण से मिला देते हैं। नट का खेल, जैसे नट का खेल होता था उसी से मिलता जुलता जो है आजकल जिम्नास्टिक है। और अब बचा मणिपुर। तो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो है थंगटा। तो हमने इस तरीके से इसे मिला दिया है। आप भी प्रैक्टिस करें। ये जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इनको कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। 40वां प्रश्न देखते हैं। हमारे देश का संविधान किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनके चाहने वाले उन्हें बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ?
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 45, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लोग प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। बच्चे जो है प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। प्रश्न 46वां, गांधी जी के अनुसार बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ क्या है? तो पाठ में जैसे आया था, आंसर है स्वच्छता। स्वच्छता का जो पाठ है वो बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ है। हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में ही क्यों डालना चाहिए? क्योंकि कूड़े को खुले में फेंकने से बीमारियां फैलती हैं, उनमें बहुत तरह के कीटाणु और वायरस पैदा हो जाते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? प्रश्न नंबर 49, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो आंसर है 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? किसने जो है ये बनाया था? तो आंसर है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये इनकी बचपन में ही आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है एक लिपि बनाई जिससे अंधे लोग या नेत्रहीन जिनको दिखाई नहीं देता वो पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति पोलियोग्रस्त है तो उसे कौन से सहायक उपकरण की जरूरत है? व्हील चेयर। जैसे किसी की नजर कमजोर है तो उसे चश्मों की जरूरत होती है, और जिसको पोलियोग्रस्त है, जिसकी टांगें जो है काम नहीं करती, लाचार है, उसे हम व्हील चेयर उपलब्ध करवाते हैं। प्रश्न नंबर 52, आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अगर हम आसपास अपने स्वच्छता साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आंसर है हैजा, पैचिस, दमा, डायरिया, मलेरिया। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पर मैंने 5 बीमारियां ही लिखी हैं। अगर आपको इनके अलावा भी बीमारियों का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 52 लिखकर लिख सकते हैं ताकि सबको पता लग जाए। प्रश्न नंबर 53, जिन व्यक्तियों के शरीर में किसी न किसी अंग की कार्यप्रणाली सही ढंग से काम ना करती हो, ये काम और ना अलग अलग पढ़ा जाए, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? तो पहले जो है इनको कुछ और नाम देते थे, लोग गलत भी बोलते थे, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें दिव्यांग की उपाधि दी है। अब जो है इन्हें दिव्यांग के नाम से बोला जाता है। ईरा सिंघल ने कौन सी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ईरा सिंघल ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? सिविल सर्विस परीक्षा, देश की सबसे बड़ी परीक्षा, यूपीएससी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये 2014 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ईरा सिंघल किस समस्या से ग्रस्त हैं? स्कोलियोसिस, ये एक तरह की हड्डी की समस्या है जिसमें जो है हड्डी की समस्या है, रीढ़ की हड्डी की। तो ईरा सिंघल इस समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद भी 2014 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में टॉप किया इन्होंने। शिक्षा का अधिकार कानून में दिव्यांगों के लिए क्या संशोधन किया गया है? जो राइट टू एजुकेशन है उसमें जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या संशोधन किया गया है? उसमें ये संशोधन किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी कि जो दिव्यांग हैं उन बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। पहले ऐसा नहीं था, उनके लिए अलग विद्यालय थे, लेकिन अब जो है सरकार ने ये कानून बना दिया है कि
सामान्य बच्चों के साथ ही ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमने फिर एक बार उचित मिलान करना है और इस बार हम रेड इंक से करेंगे। तो चलिए चलते हैं। दृष्टि बाधित व बधिर, इनमें से किसके साथ मैच होगा? हेलन केलर इनमें से सही है, क्योंकि ये दृष्टिबाधित और बधिर दोनों इस तरह समस्याओं से इनका संबंध है। ये स्कोलियोसिस आपको पहले भी बता चुका हूं। इरा सिंगल जो है इस समस्या से ग्रस्त थी। नेत्रहीन, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, तो ये है लुई ब्रेल। और 6 बिंदु बच गया और ये होते हैं ब्रेल लिपि में। तो इस तरीके से हमने इसको उचित मिलान कर दिया। एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं और आप बड़ा ध्यान से इसको करें। प्रश्न नंबर 59, खाना खाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? खाना खाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला तो है खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। दूसरा है, नंबर 2 पर है, खाना खाते समय बातें ना करें। खाना उतना ही लें जितना खा सकें। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा खाना ले लेते हैं तो फिर हमें उसे झूठा छोड़ना पड़ता है, जो कि एक जो है खाने की बर्बादी है, अनाज की बर्बादी है, अच्छा मैनर नहीं है। तो आप जब भी लें, जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम लें, ताकि आप दोबारा ले सकते हैं। लेकिन अगर जो खाना बच जाएगा तो फिर उसे वो जो है किसी और के लिए यूज नहीं हो सकता। खाना खाने के बाद हाथ अवश्य धोएं और कुल्ला भी करें। चलिए 60वां प्रश्न देखते हैं। 2 ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जिन्हें आप सुनकर पहचान सकते हैं। सूंघ कर आएगा ये, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है, ये इसको हम सूंघ कर समझें। सूंघ कर, चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सूंघ कर, क्योंकि इससे लिखने की प्रैक्टिस कम है। तो जैसा भी है आप इसको समझ लें, सूंघ कर। सूंघ कर जिन चीजों को आप बता सकते हैं, अगरबत्ती की खुशबू आप सूंघ सकते हैं, और जब दूध खराब हो जाता है तो आप उसे भी सूंघ कर बता देते हैं कि दूध खराब है या सही है। चलिए 61वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के किस शहर में है? उत्तर है करनाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 5वीं कक्षा से लेकर आगे जब बड़ी कक्षा पास करने के बाद परीक्षा देते हैं उसमें भी आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा की डैश भैंस अधिक दूध देने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये भैंस की एक नस्ल है, मुर्रा नस्ल, जो कि बहुत अधिक दूध देने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 60वां प्रश्न देखते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के पैकेट खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान से देखना चाहिए? खाने पीने की वस्तुओं के पैकेट खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान से देखना चाहिए? बच्चों, ये जो प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी बड़े हो चाहे बच्चे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज देखनी चाहिए जब भी आप बिस्कुट का पैकेट लेते हो, क्रैक्स लेते हो, चिप्स लेते हो, इस तरह के खाने पीने की या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, तो उस पर क्या देखना चाहिए? पहले हमें देखना है उसका अधिकतम मूल्य, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP बोलते हैं। उससे ज्यादा कोई भी दुकानदार नहीं ले सकता। अगर किसी पैकेट का मूल्य 50 रुपए है MRP, तो MRP से ज्यादा नहीं ले सकता, कम ले सकता है। वजन, फिर उसका वजन देखना, वेट देखना कितना है। और प्रयोग की अंतिम तिथि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट। कई बार क्या होता है कि हमें गलती से दुकानदार एक्सपायरी डेट का जो पैकेट है वो दे देता है, जिसे नहीं खाना चाहिए, जिसे खाकर हम बीमार हो सकते हैं। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे करते हैं? दूध का
पाश्चुरीकरण कैसे करते हैं? दूध को बहुत अधिक ताप पर गर्म करके, दूध को बहुत अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा करते हैं, जिससे वह पाउडर में बदल जाता है। जब दूध का पाउडर होता है, मिल्क पाउडर होता है, जैसे अभी पीछे सरकार ने, लॉकडाउन से पहले सरकार ने स्कूलों में भी चलाया हुआ था, दूध के पाउडर के पैकेट आते थे और बच्चों को दिए जाते थे। तो उसको कैसे, पाश्चुरीकरण एक विधि है जिसके द्वारा उसको बनाया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? अभी ऊपर हमने देखा कि क्या होता है, अब हम अगला प्रश्न क्या है कि वो क्यों करते हैं। तो दूध का पाउडर बनाकर इसे लंबे समय तक प्रयोग के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि दूध वैसे तो 1 या 2 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने आज का दूध जो है वो 6 महीने तक यूज करना है दूध के रूप में ही, तो आप उसका पाउडर बनाकर लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध का पाउडर बनाकर इसे लंबे समय तक प्रयोग के लिए रखा जा सकता है। उसके बाद है, अनाज के ड्रमों में नीम की पत्तियां क्यों डाली जाती है? आपने देखा होगा घरों में, गांव में, शहरों में, जब हमारे घरों में हमारे जो घर के लोग हैं वो अनाज, गेहूं या चावल ज्यादातर होता है, तो गेहूं या चावल या बाजरा जो भी है जिसको हम ड्रम में डालते हैं सुखाकर, तो उसमें कुछ नीम की पत्तियां डाल देते हैं। नीम की पत्तियों के कारण उसमें कीड़ा नहीं लगता, तो अनाज को कीड़ा लगने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रश्न 67, फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है? फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित, यानी कि आपने जो फल जो है हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन या इससे भी ज्यादा दिन उनको आपने सुरक्षित रखना है, तो क्या करना है, क्या किया जाता है? शीत गृहों, यानी कि कोल्ड स्टोर होते हैं, बड़े बड़े गोदाम है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रखा जाता है, उनमें इसको भंडारण किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अचार को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? सिरका। आपने देखा होगा जो है अचार में सिरका डालते हैं ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो। 69, क्वेश्चन नंबर 69, आंवला में कौन से पोषक तत्व होते हैं? आंवला जो है आपने खाया भी होगा, आंवला में सबसे ज्यादा आयरन और विटामिन सी होता है। विटामिन सी या आयरन की कमी हो तो आंवला जरूर खाना चाहिए। किन किन सब्जियों और फलों का मुरब्बा बनाया जाता है? तो आपने मुरब्बा भी कुछ ऐसे हैं जो आपने खाए होंगे, जैसे फलों में सेब का मुरब्बा जरूर खाया होगा, आंवले का मुरब्बा भी बहुत अच्छा होता है, बेल का मुरब्बा, अनानास, करौंदा, चेरी, इन फलों का आप मुरब्बा बना सकते हैं। और सब्जियों में आप गाजर, पेठा, अदरक, और भी सब्जियां हैं, यहाँ सारी नहीं लिखी, तो इन सब्जियों से आप और फलों से आप मुरब्बा बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, खाने पीने की चीजों को रखने के अलग अलग तरीके हैं, किसी को सुखाकर, किसी को दूध को जैसे पाउडर बनाकर, फल सब्जियों को आप अचार या चटनी बनाकर रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुखाकर रख सकते हैं, जैसे चाय की पत्तियों को, मसाला, अनाज, गेहूं चावल हो गया, चावल, धनिया को सुखा लेते हैं, फिर उसको लंबे समय तक प्रयोग में किया लाया जा सकता है। मेथी की पत्तियों को लोग सुखा कर रखते हैं। 72वां प्रश्न है, आम से बनने वाली खाने की 3 चीजों के नाम और उनके परिरक्षण के तरीके, यानी कि आम से 3 चीजें कौन कौन सी बना सकते हैं आप, और उनको तरीका। आम पापड़ बना सकते हैं, आम को सुखाकर, अचार डाल सकते हैं, सिरका डालकर आप उसमें लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और आम का मुरब्बा बना सकते हैं, वो मुरब्बा बनाने की विधि अपनाकर। प्रश्न नंबर 73 है, राधा के घर पर शादी का समारोह था। सभी रिश्तेदार, सगे संबंधियों को खाना खिलाने के बाद बहुत सा भोजन बच गया। राधा को इस भोजन का क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का मैंने उत्तर नहीं लिखा, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपके लिए छोड़ा है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर
जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उचित मिलान करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आपने ये जो भाव है, ये देखिए अपने अपने जो शरीर के अंगों को से जो है, ये एक उन लोगों का है जो बोल नहीं सकते तो उन या सुन नहीं सकते, ऐसे लोग किस तरीके से अपने बात को समझा सकते हैं। तो इनमें से हमने इनको बताना है, इनमें से कौन सा है। तो देखिए नहीं, धन्यवाद, तो इनमें से कौन सा का जो है ये सिंबल है नहीं, ये सिंबल है और इसका मतलब है धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए मिलान करें। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गुड बाय, और ये जो है हेलो, ये रहा नहीं, ये हमने गलत मिला दिया। ये है हेलो, ये है हेलो कृपया इसके साथ, और गुड बाय इसके साथ। तो इस तरीके से आप इसको, पेपर में क्या आएगा, पेपर में हो सकता है इनमें से एक आकृति आ जाए और फिर आपको उसका आंसर देना है, जरूरी नहीं है इस तरीके से आएगा, यानी कि एक प्रश्न में ही ये 3 प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर उचित मिलान करना है और फिर आपको 3 आकृतियां दी है, 3 जो है शारीरिक जो क्रियाएं हैं। अब आप इनमें से बताएंगे कि इनमें से कौन सा किसके साथ मैच होता है। अब यहाँ पर है आपका स्वागत है, ये है आपका स्वागत है, और ये है माफ करना, और ये है हाँ। तो इस तरीके से हाथ जब किया जाता है तो उसका मतलब हाँ होता है। तो इस तरीके से हमारी आज की जो क्विज है या आज की जो हमारा प्रश्न का समूह था वो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी इस आज के प्रश्नोत्तरी को ध्यान से और अच्छी तरीके से समझकर लिखेंगे, याद करेंगे और पेपर में जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।